वजह से 1 साल का वीज़ा मिला था और उनका वीज़ा जैसे उनका 3 महीने वीज़ा रहता था या 2 महीने रहता था, उन्हें कोरोना का वीज़ा मिल गया, तो ये कानून उनके लिए भी लागू है। उनके लिए भी ये खुशखबरी की बात है कि वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं और वो भी अगर मालिक उनको रखना चाहता है तो वो भी, अब इतने भी पैसे होंगे मैं पे करूंगा, आपको तनख्वाह भी दूंगा और आगे वीज़ा भी दूंगा। क्योंकि कोरिया में 3 साल का वीज़ा नवंबर से मिलता है और 1 साल 10 महीने का वीज़ा जो कंपनी का मालिक होता है उसकी मर्जी से मिलता है। अगर मालिक आपको ना देना चाहे तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो उस लड़के ने जो मालिक के कहने के बावजूद, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे स्वीट व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो ई-9 वर्क वीज़े के हवाले से जो नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है उस बारे में है। क्योंकि इसके बारे में मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवालात किए हैं, मैसेजेस किए हैं कि इसका जो सही मानी बनता है या जो एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम ने जो ये जो खबर शाया की हुई है इसका क्या मतलब है। तो प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा आपको यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ कि जो रिस्क होता है ना, वो हर बंदे का मुकर्रर है और जिस जगह उसका रिस्क जितना लिखा हुआ है उसे वहाँ पर वो मिल के रहना है। अब बहुत सारे लड़के ये भी सोच रहे होंगे ये कानून बना है उन लोगों को फ़ायदा हुआ है जो इसके हकदार भी नहीं थे, और उन लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ जो कि हम यहाँ पर बहुत पुराने हो गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर बंदे का अपना नसीब होता है और जितना टाइम जितना रिस्क जहाँ पर जिसका लिखा होता है वो अपना मुकर्ररा टाइम के मुताबिक वहीं अपना रिस्क हासिल करके जहाँ उसे जाना होता है वो चला जाता है। ये जो पॉलिसी बनी है, इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो लोग नए इस कोरिया में आएंगे या जो लोग अभी 4 साल 10 महीने का वीज़ा, पहला वीज़ा भी लेकर कोरिया में आए हुए हैं। खबर कुछ इस तरह से है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि जो कोरिया का वर्क परमिट होता है ना, थोड़ा मैं ये आप बात थोड़ा फाइनल आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरिया में 2000 से पहले जो लोग यहाँ पर वर्क वीज़े पे आते थे वो वीज़ा 3 साल का होता था। फिर उन्होंने फैक्ट्री मालकान की मजबूरी को देखते हुए फिर उसको 3 साल के वीज़े को 6 साल का किया। फिर उस मालकों की फैक्ट्री जो मालिक थे, फैक्ट्री मालकान थे, उनकी जो बढ़ती हुई जो यहाँ कोरिया में काम की खपत थी और जो जैसे जैसे कोरिया तरक्की करता गया तो जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती गई तो लेबर की भी यहाँ कोरिया में मांग की ज़रूरत पड़ी और यहाँ पर लोग ज़्यादा आना शुरू हो गए। तो क्योंकि जो वर्कर जितना अच्छा काम करता है, जो स्किल हासिल कर लेता है, तो वही उस मालिक के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो फिर उन्होंने इस 6 साल के वीज़े को ख़त्म कर दोनों को इकट्ठा कर दिया, 4 साल 10 महीने का वीज़ा बना दिया। जब हम लोग 2008 में आए थे तो उस वक्त से ये 4 साल 10 महीने का वीज़ा शुरू हो चुका था। लेकिन जब 4 साल 10 महीने का इन्होंने इसलिए बनाया और 5 साल का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये वर्ल्ड का एक रूल है कि जहाँ पर आप 5 साल लीगल रह लें तो वहाँ पर आप नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जब 2000 के बाद जब 2003 में कोरिया में रंगीन मोबाइल भी आया तो जैसे इन्होंने ज़्यादा तरक्की की तो उसके बाद फिर इस वीज़े को उन्होंने 4 साल 10 महीने का और बढ़ाकर यानी कि टोटल तकरीबन 10 साल का वीज़ा कर दिया। जो लोग ये सोच रहे हैं, जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि ये वीज़ा आगे 4 साल 10 महीने का और भी मिलेगा यानी कि तीसरी मरतबा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कोरिया में अभी तक वो लोग भी अभी तक ई-9 पर मौजूद हैं जिन्हें पहले 3 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल 10 महीने का और फिर उसे 4 साल 10 महीने का वीज़ा मिला था। ये जो नई पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के बारे में जो पिछले साल इस साल के शुरू में जब इसका ऐलान किया गया था या पिछले साल के एंड में किया गया था, इसके ऊपर मैंने तफसील से वीडियो बनाई थी जिसमें जो 7-8 तब्दीलियाँ की गई थी वो मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं या मेरे चैनल पर जाकर भी उसे देख सकते हैं। आपको मुकम्मल तफसील का पता चल जाएगा कि कोरिया की जो नई वर्क पॉलिसी बनी है उसका जो खुद ख्याल है, वो उसका मरकजी ख्याल है, जो सियाक व सबाक है वो क्या है। और ये जो अब दोबारा इसमें जो ये पॉलिसी है इसका बाकायदा तौर पर जो कोरिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम की जो इनकी जो है वेबसाइट है, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा है जो 3 पेज पर मुश्तमिल है। और इस मेरी वीडियो का जो बनाने का अहम मकसद है और जो मेन क्वेश्चन है जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे भी, वो यही है कि जो 1 साल का जो वीज़ा मिला है तो क्या ये वीज़े की जो
कैटेगरी है इसकी क्या होगी, इसके क्या किस किस लोगों को मिलेगा। जहाँ तक उसके मुताबिक यही है कि ये जो 1 साल का वीज़ा होगा ये उन लोगों को मिल सकता है जो कोरिया में जो पहला वीज़ा लेकर आए हैं 4 साल 10 महीने का, अगर उन्होंने एक कंपनी तब्दील की है या 2 की है या 3 की है, और जो आखिरी कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें 1 साल से ज़्यादा का टाइम गुजरा है, और अगर वो मालिक आपका चाहता है तो फिर आप बगैर टेस्ट के अपने मुल्क से जाकर वो वीज़ा लेकर वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जितनी भी आपने लास्ट में कंपनी छोड़ी हुई हैं, चाहे एक छोड़ी हुई है या चाहे 2 छोड़ी हुई हैं, अपनी मर्जी से छोड़ी हुई हैं या आपके साथ मालिक के साथ हावी करके छोड़ी हुई हैं, तो उन कंपनियों से भी लेबर कोर्ट उनसे भी पता करेगी कि ये बंदा काम किस तरह करता था या क्या वजह थी, क्यों छोड़ी थी। वहाँ से भी आपकी रिकमेंडेशन होगी, और जो कंपनी में जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं और वो मालिक भी अगर आपको वाकई रखना चाहता है तो देन ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज ये ऐसा नहीं होगा कि हर बंदा जाकर ये ले ले, क्योंकि कोरिया में इस वक्त तकरीबन 23 लाख से ज़्यादा जो है ना लोग फॉरनर यहाँ पर लेते हैं, और उनमें से मोस्टली लोग इन एंड वर्क वीज़े पर भी हैं। तो अगर इसी तरह ये हर बंदे को देना शुरू कर दें तो ये कोरिया के लिए तकरीबन ये हज़ारों में लोग हो सकते हैं। तो उनके इसके लिए जो बहुत सारी जो मुख्तलिफ शराइत उन्होंने रखी हैं, कुछ इन्होंने ये जो पॉलिसी बनाई है इसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया हुआ है, और कुछ जो पॉलिसीज़ हैं जो 14 अक्टूबर को जब ये कानून लागू होगा उसके बाद भी ये जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो उनको भी वाज़ेह तौर पर शो कर देंगे। तो इनमें जो मेन और अहम बात ये भी है, जो इसकी जो ये वीज़ा लेने की मेन शर्त भी हो सकती है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जो आप यानी कि जिस आप फील्ड को छोड़ कर आए हैं आगे भी वही फील्ड होनी चाहिए, और जो आप काम करते थे उसी के रिलेटेड काम होना चाहिए। मीन्स ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है तो साफ ज़रा वो मैन्युफैक्चरिंग वाला मैन्युफैक्चरिंग में ही आएगा, और अगर प्लास्टिक मोल्डिंग वाला जो काम कर रहा है तो वो उसकी भी आगे सेम इंडस्ट्री हो। अगर आपने एमसीटी का काम कर रहे हैं, सीएनसी का काम कर रहे हैं, तो उसके भी आगे आगे सेम इंडस्ट्री हो तो फिर ये पॉसिबल होगा। ये 2 चीज़ें होगी। और तीसरी इसके लिए जो अहम चीज़ ये भी है कि अगर जब आप वो काम कर रहे हैं, जो आपके जो काम के दौरान आपने वो स्किल सीखी हुई है जो आपने पिछली कंपनी में या जो जिस मालिक के पास आप काम कर रहे हैं 1 साल से या 2 साल से, वो उस आप स्किल में कितने माहिर हैं। क्योंकि जो E7 का वीज़ा लोग लेते हैं E9 से जो तब्दील करते हैं तो उनके लिए जो पॉइंट सिस्टम है, तो इसमें भी ये पॉइंट उसी तरह के हो सकते हैं कि आप के जो स्किल है आपके पास कितनी है, आपने कोरिया में रहकर साबित होगा प्रोग्राम या टॉपिक टेस्ट कितना आपने वो किया हुआ है, और जो कंपनी होती है उसके जो पॉइंट हैं वो कितने पॉइंट हैं, या जो उसके कंपनी ने कभी कोई बंदे खुद तो नहीं निकाले या बंदे ज़्यादा रखकर ज़्यादा तो नहीं निकाले, कंपनी कोई बैंक डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, कंपनी में कुछ जो इसके अलावा जो वर्कर को कम रखती है या ज़्यादा रखती है, या लोगों की तनख्वाहें कम देती है, यानी कि बहुत सारा सिस्टम होता है जो अब ये 14 तारीख के बाद मुकम्मल तौर पर जो उनका शेड्यूल होगा वो सामने आ जाएगा कि ये कैटेगरी वाले इस तरह जा सकते हैं और ये कैटेगरी वाले इस तरह नहीं जा सकते। तो इसी तरह सेम इंडस्ट्री और सेम वर्क होगा तो उसके लिए ये आसानी होगी। और जो मालिक जो इसके लिए एक और बात जो है वो मालिक की मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मालिक चाहेगा तो फिर ये पॉसिबल होगा, एक मालिक भी चाहेगा, और दूसरा जो है ना वो पॉइंट भी अगर आपके पूरे होंगे तो फिर आपके लिए ये पॉसिबल होगा, वरना अदरवाइज ये नहीं हो सकता। क्योंकि कोरिया में जो मालिक हैं वो इनको ज़्यादा खुद मुख्तार करने की तरफ ये समझ लें पहला कदम है। क्योंकि एक दोस्त कोरिया में ऐसा था जिसका 3 साल का वीज़ा था, और 3 साल के वीज़े के एंड में उसे चोट लग गई। जब वो हॉस्पिटल में गया तो मालिक ने उसे रोका कि आपने सांझे बूम एक्सीडेंट जो इंश्योरेंस होती है वो ना करानी है, जितने भी पैसे होंगे मैं पे करूंगा, आपको तनख्वाह भी दूंगा और आगे वीज़ा भी दूंगा। क्योंकि कोरिया में 3 साल का वीज़ा नदम्बों से मिलता है, और 1 साल 10 महीने का वीज़ा जो कंपनी का मालिक होता है उसकी मर्जी से मिलता है। अगर मालिक आपको ना देना चाहे तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो उस लड़के ने जो मालिक के कहने के बावजूद भी किसी दोस्तों की बातों में आकर उसने सांझे बूम ओपन करा दी, तो फिर मालिक को गुस्सा लग गया। तो एम्बेसी भी इसमें इन्वॉल्व हुई, लेकिन फिर भी उस मालिक ने उसे वीज़ा ना दिया, और वो लड़का उस अपने मेडिकल बेस पर G1 में चला गया और इस अपने E9 वीज़े से महरूम हो गया। तो मालिक की जो मर्जी होगी वो शायद शामिल होगी तो फिर भी बंदा किसी किनारे के ऊपर जाकर खड़ा हो सकता है, वरना ये बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी बात यह कि जो लोग अभी टेस्ट देने के लिए अपने मुल्क वापस गए हुए हैं या जो रिटर्नीज का इम्तिहान दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्रीज़ में हैं, तो ये उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो लोग 14 अक्टूबर के बाद यहाँ से जाएंगे, या जिन्हें कंपनी में काम करते हुए एक साल से ऊपर
सितंबर का टाइम हो गया है, तो उन लोगों पर ये कानून लागू होगा, जो बाकी चले गए हैं उनके लिए ये नहीं होगा। और इसके अलावा जो लोग पहले, जो पॉलिसी पहले भी तब्दील हुई थी और जो मैं वीडियो में मैंने पहले बता भी चुका हूँ पिछली वीडियो में, और मैं उसी बात को दोबारा भी दोहरा देता हूँ कि पहले जो था कि आप टेस्ट देकर उसी कंपनी में 1 साल काम किया होगा तो फिर आ सकते हैं, लेकिन इस मरतबा अगर आपने 1 साल से भी काम किया हुआ है कंपनी में, और अगर आप वापस जाते हैं इम्तिहान देकर उसी कंपनी में आ सकते हैं, और अगर 1 साल से ज़्यादा काम किया है तो फिर आप बगैर टेस्ट के अगला वीज़ा भी लेकर आ सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को कोरोना की वजह से 1 साल का वीज़ा मिला था और उनका वीज़ा जैसे उनका 3 महीने वीज़ा रहता था या 2 महीने रहता था, उन्हें कोरोना का वीज़ा मिल गया, तो ये कानून उनके लिए भी लागू है। उनके लिए भी ये खुशखबरी की बात है कि वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और वो भी अगर मालिक उनको रखना चाहता है तो वो भी अपने मुल्क से बगैर टेस्ट दिए फिर दोबारा अगला वीज़ा 4 साल 10 महीने का लेकर यहाँ वापस आ सकते हैं। ये जो पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से पिछले साल इन्होंने बनाई थी, ये मंजूर भी हो चुकी है। अब ये 14 अक्टूबर 2021 से ये पूरी लेबर पर ये लागू भी हो जाएगी। जो इसका पॉइंट का स्कोर होंगे वो 14 के बाद आप लोगों के सामने आ जाएंगे कि कौन कौन इस पॉइंट के मुताबिक पूरा उतर सकता है या कौन कौन सा नहीं उतर सकता। क्योंकि जो E7 वीज़ा लेते हैं हज़ारों लोग लेने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि कंपनी की जब रजामंदी ना हो और बंदे के जब पॉइंट पूरे ना हो या कंपनी की तरफ से पॉइंट पूरे ना हो तो ये नहीं मिल सकता। ये भी इसी तरफ ही एक स्टेप होगा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि इसी चीज़ को लागू करें और फिर वो ये भी इसी चीज़ को लागू करके ये कहने की कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि ये जो रिटर्नीज का इम्तिहान है ये आने वाले कुछ सालों में ख़त्म भी कर सकते हैं कि जो आए कंपनी ना छोड़े, उसी कंपनी में रहे, या कंपनी छोड़ता है तो अपनी स्किल को बढ़ाए, अपनी लैंग्वेज को बढ़ाए, और ताकि उसी कंपनी से वो दोबारा वीज़ा लेकर वापस आ सके। मालिकों को जितनी ज़्यादा ये खुद मुख्तारी देंगे उसी लिहाज से वो लोग जो है ना वो दोबारा उसी कंपनी में आएंगे, क्योंकि जब यहाँ पर जो इदारे होते हैं ये बहुत ही खुद मुख्तार होते हैं। और जब कोरियन एक मालिक भी वहाँ पर बंदा लेने के लिए जाता है, तो जैसे पाकिस्तान में बिजली का बिल देने के लिए एक बंदा लाइन में खड़ा होता है, तो कोरियन मालिक भी यहाँ पर उसी तरह लाइन में खड़े होकर अपने बंदे को लेने के लिए वहाँ जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा ये वाक़या हो चुका है, और मैं खुद जब मालिक के साथ गया था तो वहाँ पर जो बर्ताव देखा था मैंने वही दोहरा रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये जितना भी होता है ये मालिक की सपोर्ट ही करते हैं। और इस वक्त जो रिटर्नीज का इम्तिहान है जो पाकिस्तान में हो रहा है, वो लोग जो इम्तिहान पास करेंगे वो भी जिन्होंने 1 साल से ऊपर काम किया था, वो कंपनी उसी कंपनी में जो मालिक उसको बदलना चाहता है तो वो इजीली वापस आ सकते हैं। क्योंकि जो लोग यहाँ पर कोरिया में आते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, उस ट्रेनिंग के दौरान जहाँ पर वो लोग जो जिस कंट्री का होते हैं, जो उनके साथ वो उन्हें जो ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो एक दोस्त बता रहा था कि जब लोग नहीं आते और हम अपने ऑफिस में फारिग होते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि आज के दिन तुम 10-15 कंपनीज उन कंपनीज में कॉल करो जहाँ पर आपकी कंपनीज के वर्कर काम करते हैं। मालिकों से भी उनकी बात पूछो, लड़कों के बारे में जो मसाइल हैं उनसे भी बात पूछो, लेकिन ये ध्यान में रखो कि जो फेवर हो आपकी मालिक की तरफ होने चाहिए। ये जो इस पॉलिसी बनी है ये उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात थी, जो बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात थे जिनका सियाक व सबाक लड़कों को समझ नहीं आ रहा था। तो मेरी तरफ से जो भी हो सके मैंने आपके साथ इसकी बात को ये शेयर किया है। अगर आपको इस बारे में मज़ीद कोई कन्फर्मेशन करनी है या इस बारे में कोई आपका मज़ीद सवाल है तो आप कमेंट्स में मेरे साथ भी पूछ सकते हैं, वरना आपके साथ ये HRD का नंबर और विकुक सेंटर का नंबर दोनों पर पाकिस्तानी ट्रांसलेटर होता है, वहाँ से भी आप कॉल करके इनसे भी आप अपने जो मसला है उसके बारे में मुकम्मल तफसील से बात कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी मालूमात अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।